डीकेडी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में समर्तोहित एआईएमआई के मेरठ जिला अध्यक्ष फ़हीम चौधरी एडवोकेट द्वारा दिया गया हमारे चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने बिहार चुनाव और कांवड़ियों के द्वारा की जा रही मारपीट और अन्य मुद्दों पर हमारे संवाददाता अरशद अंसारी से वार्ता की। आइए दिखाते हैं हम आपको अरशद अंसारी की खास रिपोर्ट के साथ में अरशद अंसारी। आज हम मेरठ के जाकिर कॉलोनी में हैं, जहां हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव की जो अब बिहार में होने वाले हैं। मेरठ के जिला अध्यक्ष उस पे क्या बताएंगे, आइए जिनकी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है? मैं फ़हीम चौधरी एडवोकेट। जिस तरह से बिहार में चुनाव होने वाले हैं, महागठबंधन है भाई, जेडीयू का है, कांग्रेस का है और भाजपा तो शुरू से अपना लगी है, उनकी गठबंधन अलग है। जिस तरह से ओवैसी साहब को टीम में शामिल नहीं किया गया, महागठबंधन में उनको एक तरीके से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दी गई, उससे क्या कहेंगे आप? देखिए, कहना क्या है, इसमें सबको पता है कि ये लोग एक ढोंग करते हैं कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को भगाना है और एक गठबंधन बनाते हैं। फिर बाद में ये रोना रोते हैं कि ओवैसी साहब के आने से जो है हार गए। ओवैसी साहब ने खुला एक पत्र लिखा भेजा है कि भाई आप हमें भी गठबंधन में शामिल कर लीजिए, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब बात वही है कि देखिए, चुनाव लड़ने की आज़ादी सबको है, हम चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के अब्दुल साहब, उन्होंने 100 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है और हमारी 100 सीटों पर तैयारी है, हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी ये भी कहा था कि साहब ने कि भाई कहीं ऐसा ना हो कल बाद में ये कहेगा कि चॉकलेट नहीं मिली। तो वो कहने का मतलब यही था कि हमारे आने से अगर आप बाद में ये कहो कि जी अगर ये ना होते तो हम चुनाव जीत जाते, हमारी सरकार आ जाती, तो इस चीज का रोना ना रोए। ये आरोप तो पहले भी लगते नहीं लगने का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हमने 2024 का जब चुनाव हुआ था लोकसभा का मेरे यहाँ यूपी में, तब भी हमने पूरा क्षेत्र छोड़ दिया था, पूरा यूपी छोड़ दिया था। हमने कहीं पूरे कोई एक भी चुनाव नहीं लड़ा हमने। उसके बाद भी बीजेपी को नहीं रोक पाए। लोगों को ये भ्रम बनाते थे, डराते थे, कहते थे कि भाई एमआईएम के आने से जो है बीजेपी आ जाती है। हमने 24 में करके दिखाया कि देखिए हम नहीं आए तब भी बीजेपी आ गई। वही चीज वो लोग कह रहे हैं कि बिहार में एमआईएम रहने वाले तो हम बीजेपी को हरा देंगे। हम भी ये कह रहे हैं कि आप लोग मत लड़िए, हम बीजेपी को हरा के दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि सरकार कैसे बनती है। वहाँ क्या तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी ये है, आवाम खुद चाह रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़े। इस बार पिछली बार हमारे 5 थे, इस बार हमारा 25 का टारगेट है और 100 लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो लग रही 100 जिता दे बिहार के मुस्तकबिल के लिए जो जरूरी है। आवाम का प्यार है, मांग रही है आवाम। अच्छा, दूसरा मेरा जो सवाल है, कल आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घटना हुई है। एक स्कूल की बस में तोड़फोड़ कर दी जाती है और बच्चों को, उसमें बच्चे भी होते हैं, सभी होते हैं और ड्राइवर को मारा पीटा जाता है। ये कांवड़ियों द्वारा सब किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि तो आस्था का मामला है। मैंने अभी भी देखी थी कि खुद जो ऋषिकेश और हरिद्वार के जो बड़े महंत हैं वो खुद लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग अगर यहाँ पर आके हुड़दंग मचा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस आस्था को बदनाम नहीं करना चाहिए। इससे तो आप ना लेकर जाए कांवड़ तो ज्यादा बेहतर है। कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ की वजह से पूरे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ। ये आप क्या कहना चाहोगे, उपद्रवी क्या है? देखिए, ये तो मैं तो सीधा कहूँगा उपद्रवी है, क्योंकि मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने कहा था कि अगर अनुशासन सीखना है तो हिंदुओं से सीखे। लेकिन ये वही लोग हैं जो बाबा साहब के बताए हुई आदेश को या उन्होंने जो इनके ऊपर आस्था दिखा रखी है उसको चोट पहुंचा रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि जिस तरह से कल एक बरेली के अंदर मामला सामने आया होगा आपके, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। एक मास्टर जी हैं, ठीक है, और उनका नाम रजनी गंगवार है। वो बच्चों को कविता सुना रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गया। ऐसा क्यों? देखिए, आस्था में सबकी अपनी विचारधारा होती है। किसी को अच्छा लगता है कि मैं तो अपनी ये कहूंगा कि हमारे यहाँ भी 5 टाइम की नमाज होती है। कुछ लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, कुछ कहते हैं भाई हम तो नमाज ही नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसी उनकी भी आस्था है कि उन्हें लगता है कि कांवड़ लाना एक टाइम बर्बाद करना है। वो कह रहे हैं कि बच्चों को कांवड़ ना लाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, मतलब आईएएस बनो, पीसीएस बनो, इस तरह की उन्होंने एक गीत गाया था। कविता मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। वो कहते हैं कि स्कूली बच्चों को तुम कांवड़ मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। तो इसमें ऐसी कोई बात है नहीं कुछ वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है, लेकिन बस वही है कि एक चीज के आस्था को लेकर उन्होंने अपना आपको ये दिखाया कि नहीं हमारे लिए आस्था पहले है और बच्चों की पढ़ाई बाद में है। या मैं तो ये कहूँगा तालीम को तरजीह कम दे रहे हैं, इस चीज को ज्यादा दे रहे हैं।
ये चीज समझनी चाहिए। FIR का मुद्दा नहीं है। अगर उन्हें ऐसा था तो ये कहते थे कि भाई आप इस तरह की किताबें या इस तरह के गीत ना सुनाओ, इतना बहुत था। लेकिन FIR करने का कोई औचित्य नहीं बनता। अच्छा, मेरा एक लास्ट बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है आपकी पार्टी के खिलाफ AIM के, इसकी मान्यता रद्द करने के लिए, उस पर क्या कहें? देखिए, ये लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं या अपना आपको ये दिखाते हैं कि भाई हम याचिका डालेंगे तो खत्म हो जाएगी, ये लोग कुछ नहीं है, सिर्फ TRP के लिए ये लोग करते हैं। इन लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारी जो पार्टी है वो किस लेवल की पार्टी है। अगर आज हिंदुस्तान के अंदर कोई पार्टी का नाम लिया जाता है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और पार्टी को की मान्यता खत्म करना कोई बच्चे का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइन है। उन लोगों को पहले इन्हें पढ़ना चाहिए, तब उसके बाद ये करना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि इन लोगों को जो सलाह दे रहे हैं शायद वो लोग अनपढ़ हैं, उन्हें खुद नहीं पता इस चीज को कि किसी पार्टी की मान्यता रद्द करने के लिए क्या क्या गाइडलाइन है, क्या क्या रूल्स हैं और संविधान में क्या क्या चीजें इसकी दे रखी हैं। तो ये सब चीजें पहले पढ़नी चाहिए, तब उसके बाद। अब ये तो एक तरीके की इंसल्ट होगी ना कि माननीय उच्च न्यायालय ने इनको जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फटकार लगा दी कि जाइए आप, ये सब चीजें बेकार की हैं, सब कुछ नहीं होगा। तो गए थे TRP लेने के लिए, मुंह की खाकर आ गए। तो मेरा लास्ट सवाल है आपसे। मैंने एक ओवैसी साहब का इंटरव्यू सुना था, तो उसमें वो ये कहते कि एक तो आजकल जैसे युवा पीढ़ी रील्स ज्यादा देखती है, वो बिहार के चुनाव को लेकर ही उन्होंने ये बात कही है कि आप रील्स में देखें, इससे क्या आजकल की युवा जो पीढ़ी है उससे क्या कहेंगे आप? देखिए, रील्स, सच्चाई तो ये है कि जो मोबाइल फोन है वो हमारा टाइम ही बर्बाद कर रहा है। मैं तो इतना कहूंगा कि शायद 10% हम इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, 90% हम लत खो रहे हैं। एक ऐसी चीज खो रहे हैं जो कभी वापस लौट के नहीं आती, होता है वक्त। अगर हम इस वक्त को रील्स देखने में या सोशल मीडिया पे फालतू की बातों में बर्बाद करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि सब चीज ठीक है। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रील्स से बचना चाहिए। आप अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तो पढ़ाई में कीजिए, एक सोशल वर्क के तौर पर कीजिए, लोगों की हेल्प करने में कीजिए, लेकिन फालतू की रील्स देख के तो वक्त खराब कर। ये बात कही है कि आप रील्स में देखें, इससे क्या आजकल की युवा जो पीढ़ी है उससे क्या कहेंगे आप? देखिए, रील्स, सच्चाई तो ये है कि जो मोबाइल फोन है वो हमारा टाइम ही बर्बाद कर रहा है। मैं तो इतना कहूंगा कि शायद 10% हम इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, 90% हम लत खो रहे हैं। एक ऐसी चीज खो रहे हैं जो कभी वापस लौट के नहीं आती, होता है वक्त। अगर हम इस वक्त को रील्स देखने में या सोशल मीडिया पे फालतू की बातों में बर्बाद करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि सब चीज ठीक है। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रील्स से बचना चाहिए। आप अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तो पढ़ाई में कीजिए, एक सोशल वर्क के तौर पर कीजिए, लोगों की हेल्प करने में कीजिए, लेकिन फालतू की रील देख के तो वक्त खराब करना है। इस चीज से बचना चाहिए। ओवैसी साहब की एक बात याद आ गई, वो कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, जेब में कलम लगा के घूमो, जेब में मतलब कलम लगाओ, उससे क्या करेंगे, क्या इससे क्या उद्देश्य मिलेगा आने वाली पीढ़ी को? देखिए, आज का जो दौर है, आज का जो वक्त चल रहा है वो ये है कि हम लोग अगर अपनी बात को रख सकते हैं या किसी से हम अपना हक ले सकते हैं, तो अगर हम ये बात करें कि जी हम बंदूक से, गोली से या तलवार से ले लेंगे, ये सब बेबुनियाद बेवकूफ बातें हैं। अगर हमारी जेब में कलम होगा और हम पढ़े लिखे हैं तो हम अपनी बात को कलम के जरिए मनवा सकते हैं। आप किसी भी कोई भी चीज होगी हमारी, हमें कुछ देना है तो छीन के तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि आज की डेट में देखो सब अपने आप में सक्षम है। लेकिन कलम एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है कि आप कलम का इस्तेमाल कीजिए, अपनी बात मनवा सकते हो। कलम, बंदूक और तलवार से ज्यादा ताकत रखती है।